आज पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है नीलकंठ। इस पाठ की लेखिका है वो महादेवी वर्मा है और लेखिका ने नीलकंठ मोर का नाम रखा है। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। महादेवी वर्मा एक दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को चिड़िया की दुकान है उसकी ओर जाने का आदेश दिया। चिड़िया वालों की दुकान पर पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर जो दुकान वाला था वो पहले ही उस गाड़ी की ओर रुकने का संकेत कर दिया। लेखिका बता रही है कि मेरे प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। चिड़िया वाला कह रहा है लेखिका से कि शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है। तो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? ताड़ने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं, कि मैंने ये बोल दिया कि ये तो गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन ही नहीं है। लेखिका बता रही है कि जो सुनने वाला भी थककर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें क्या था? तीतरों के समान 2 छोटे बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र के जैसे लग रहे थे। लेखिका बता रही है कि मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। चिड़िया वाला है वो लेखिका से कह रहा है कि ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहाँ भाई, जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझी क्यों सुनने वाला, आपका ख्याल करके अचता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। जो चिड़ी वाला है वो लेखिका को बता रहा है। 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर उन्होंने जो पिंजरा था उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया। तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के झटपटाने से लगता है कि मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। जब लेखिका घर पहुंची तो घर पहुंचते ही सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। लेखिका बता रही है कि कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। लेखिका ने पहले उन दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला और फिर दोनों कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो हो गए। वो दोनों बच्चे कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर कि जो दोनों मोर के वो बच्चे थे वो कभी तो टेबल मेज के नीचे घुस जाते और कभी अलमारी के पीछे। फिर दोनों ने इस लुका छिपी से थककर परेशान होकर जो मेरी रद्दी कागजों की टोकरी थी उसमें बसेरे का गौरव प्रदान किया और 2-4 दिन में वह इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और जैसे ही रात होती उस रद्दी टोकरी में जाकर प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी मेरी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे कि खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था।
दरवाजा बंद नहीं करती तो वह दोनों बच्चे बाहर निकल जाते, और खुला रहने पर चित्रा नाम की बिल्ली थी इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी कि जो लेखिका की चित्रा नाम की जो लेखिका ने बिल्ली पाल रखी थी वह इस नए दोनों जानवरों के आने का पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, लेखिका बता रही है कि वैसे तो वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था, इसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि से एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी यानी जो चित्रा नाम की उसकी बिल्ली थी वो मार्जारी के लिए ऐसा ही कही जाएगी कि मेरा जो रूम था पढ़ने लिखने का, जब वह कायाकल्प के रूप में होने लगा तो उन्होंने दोनों जानवरों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचा दिया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। कि दोनों चिड़ियों ने वहां जाकर वैसा ही कौतूहल यानी शोर शराबा किया जिस प्रकार कोई घर में नई वधू के आने पर होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर, जो लक्का नाम का कबूतर था वो नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे, और जो सभ्य सभासदों के सम्मान क्रम से बैठकर जो खरगोश था वो गंभीर भाव से उसका निरीक्षण करने लगे, और ऊन की गेंद की तरह जैसे ऊन की गेंद उछलती है उसी तरह छोटे खरगोश के जो बच्चे थे उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते हैं वो भी मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उसका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया है। इसके बाद लेखिका बता रही है कि धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे और उसका कायाकल्प वैसा ही क्रम से और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जैसे ही मोर बड़ा हुआ तो मोर के सिर की जो कलंगी है वो सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बकीम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी, लंबी नील हरित गिरवा, गिरवा यानी उसकी गर्दन हर भंगिमा में धूप छाई तिरंगे उठने गिरने लगी, दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेख खन स्पष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपन हो उठे, रंग रहित पैरों के गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर, लेखिका बता रही है कि मोर की जो गर्दन है वो जब ऊंची कर देखना विशेष भंगिमा के समान उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। उसकी गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। जो मोरनी का विकास है वो मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलंगी के पंखों की श्याम श्वेत पत्तर लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी यानी सहचारिणी का अर्थ होता है साथ में रहने वाली होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ गिरवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। कि नीलाभ गिरवा यानी उसकी गर्दन नीली होने के कारण मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। लेखिका बता रही है कि मुझे स्वयं को ज्ञात नहीं है कि जब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता था और घूम घूम कर मानो उसकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ तो की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को भी वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता। कौन उठा लेता? मोर। और जब तक वे आंतरकुर्धन यानी आवाज न करते, चिल्लाते नहीं, तब तक
उसे अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता। उसके बाद तो जो जीव जंतु थे वो क्रोधित होने का उसको कोई अवसर ही नहीं देते। दंड विधान के सम्मान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम असाधारण था। मानो प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता। जो मोर है वो मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल सा खेल खेलते रहते थे। ऐसी ही स्थिति में ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के अंदर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उसे जो खरगोश का बच्चा है वो ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकाल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ है यानी जो मोर है वो दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही कि उन्होंने बड़ी सावधानी से यह समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से तो खरगोश भी घायल हो सकता है। मोर ने क्या सोचा कि उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। ऐसा होते ही जो सांप का मुंह है वो ढीला पड़ा और ढीला पड़ते ही खरगोश का जो बच्चा है मुंह से बाहर निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट यानी चेष्टा न करने वाला। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। लेखिका बता रही है कि जब माली पहुंच गया और हम सब आ गए, उसमें जो मोर है नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलग से सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के सम्मान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है और ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का कर्म बन गई। लेखिका बता रही है कि प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकुली पेनी चोंच से वह भयंकर विषधर यानी जो सांप था उसको खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली
मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। जब मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिम झिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्रतर होता जाता। जब वर्षा थम जाती तो वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सूखा था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली जो बूंदें हैं, बूंदों का चोंच से पी पी कर पंखों का जो गीलापन है वो दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। महादेवी वर्मा कह रही है कि एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की अंगुलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। लेखिका बता रही है कि जो चिड़िया वाला था बड़े मियाँ, उसका भाषण मेल है वो फिर दौड़ने लगा। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजू की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। अंगुलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजू पर डगमगाती हुई चढ़ने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया। उस मोरनी का नाम कुब्जा रखा गया। नाम के अनुरूप यह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उस राधा की कलंगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाइयां ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु को उसकी मित्रता थी और न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था।
मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने का संदेह हुआ। लेखिका कह रही है कि वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों? क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न ही उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के इस वक्त जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा चौड़ा पाठ एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार द्वार पर दृष्टि लगाई रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। अब जो राधा है वो प्रतीक्षा में ही धुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।